ख़वातीनो हज़रात, देवियों और सज्जनों, मैं हाजिर हूँ अन्नू कपूर और आप सबका एहतराम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद। आज चर्चा में है या चर्चा करेंगे 1983 की, 1983। ये वो साल है जिस साल स्टार सन्स का आना शुरू हुआ। आगे पीछे 1-2 साल कर लें, प्लस माइनस हियर एंड देयर। ये वो पीरियड है अर्ली 80s का जब स्टार सन्स आने लगे फिल्म इंडस्ट्री में, 1983। और 1983 ही वो ईयर है जब भारतीय सिनेमा के दर्शकों से मेरी अन्नू कपूर की छोटी सी पहचान हुई। मैं उन स्टार सन की तरह स्टार तो नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं वो 1983 में सबसे पहले जनता ने मुझे देखना शुरू किया। इसके अलावा और बहुत सारी बातें और हमेशा की तरह सुरीले सदाबहार नगमे। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चर्चा करेंगे ईयर 1983 की। 1983 बहुत प्रोमिनेंट हिट चर्चा में रही फिल्म कुली, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। कुली की शूटिंग के दौरान इस देश के सुपरस्टार, मेगा स्टार जिन्हें अब कहते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ जो दुर्घटना हुई चोट लगने की, उससे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सेट के ऊपर फाइट करते हुए पुनीत सर के साथ उनको चोट लग गई और इतनी गंभीर हो गई कि वो मरण अवस्था पे पहुंच गए थे और पूरा देश चर्चों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पे अमिताभ बच्चन के लिए दुआ करने लगा था। लोगों ने कैंपेन निकाल दिए, गॉड इज ग्रेट, अमित इज बैक। ये आप सबको मालूम है। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो वो है जहां अनकही कहानियां आपके सामने कही जाती हैं। तो कुली से जुड़े हुए कुछ वाकयात, कुछ किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कुली डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई ने। ये आइडिया कुली को लेकर उनके दिमाग में क्यों आया, वो खुद कहते हैं, बकौल मनमोहन देसाई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बॉम्बे सेंट्रल के पास उनका ऑफिस हुआ करता था। यहीं पे आते जाते हुए वो लाल शर्ट और सफ़ेद पजामा पहने या लाल शर्ट और सफ़ेद धोती पहने हुए कुलियों की जमात को देखा करते थे। स्टेशन पर एक कतार से बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार करते हुए कुली, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। यही था ना कुछ ऐसा। यहीं से उनके दिमाग में कुली बनाने की प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने कुली के कैरेक्टर को सेंट्रल कैरेक्टर रखा। इससे पहले भी या इसके बाद भी उनके मन में यह था कि समाज के जो अंडरडॉग कैरेक्टर्स हैं, क्लर्क है, कुली है, वेटर है, उसको हीरो बना के पेश किया जाए। तो इस तरह से कुलियों की जमात ने, कुली कम्युनिटी ने कुलियों के भाव को देखते हुए किस तरह से वो अपनी सवारियों का वेट करते हैं, किस तरह से ट्रेन आती है और एक साथ ट्रेन के ऊपर भागते हैं और ना धर्म, ना जाति, ना संप्रदाय, इन सब की सीमाओं से पार रह के अपने जो भी सवारी मिलती है उसका बोझ उठाते हैं, डब्बे के ऊपर लटक जाते हैं, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं करते हुए। और जो भी मिलता था, जो भी उनकी मेहनत मजदूरी मिलती थी, वो सब इक्वल मेहनत मजदूरी शाम को सब बांट देते थे। एक साथ पूरी कुलियों की जमात एक साथ बैठ के खाना खाती है, ये भूलते हुए कि कोई हिंदू है, कि कोई मुसलमान है, कि कोई सिख है, कि ईसाई है, कि जैन है, कि बौद्ध है। ऐसा उन्होंने महसूस किया कुलियों की जमात में। इस वजह से कुली फिल्म की परिकल्पना आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनानी शुरू की। ये वो फिल्म थी कुली जिसकी सारी शूटिंग रियल लोकेशन पे हुई थी। रियल ट्रेन की सीक्वेंस, कोई सेट नहीं लगाया गया था ट्रेन का। फिल्म रिलीज हुई, पूरे इंडिया पे छा गई ये फिल्म। और हुआ ये कि कुलियों की एसोसिएशन ने, कुलियों की जमात ने इतना सपोर्ट किया इस फिल्म को और रिक्वेस्ट की उनसे कि देखिए, हम अपने काम की वजह से, हमारी जो ट्रेन्स की टाइमिंग्स हैं उसकी वजह से हम रेगुलर थिएटर में जाके देख नहीं पाएंगे, तो आपने हमें सेंट्रल कैरेक्टर, हमें मान देते हुए, इंडिया के कुलियों को मान देते हुए इतना आपने हमारे लिए फिल्म बनाई है, आप स्पेशल शो रखवाइए। तो मनमोहन देसाई ने मोती टॉकीज में, दिल्ली के मोती टॉकीज में स्पेशल शोज रखवाने शुरू किए थे। सवेरे 8 बजे के
जिसमें आके कुली संप्रदाय के, कुली यूनियन के, एसोसिएशन के लोग स्पेशली ये शो देखते थे। और इससे पहले किसी भी फिल्म को शायद इतना बड़ा मास पार्टिसिपेशन कभी नहीं मिला। अच्छा, और दूसरी बात, मनमोहन देसाई ये भी कहते हैं कि उनके दिमाग में एक मुस्लिम कैरेक्टर को सेंट्रल रखने का प्लान इसी फिल्म से आया है। इसी फिल्म से, कमर्शियल फिल्म मेकर थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर धार्मिक जो भावना है, एक दूसरे से जोड़ने की भावना को सामने रखते हुए उन्होंने पहली बार मुस्लिम सोशल अटेम्प्ट किया और मेन कैरेक्टर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको मुस्लिम बनाया। और मन में कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव है, एक दाग है कि मदीना जाके वो ज़ियारत करना चाहता है, हज करना चाहता है। कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राण घातक एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन का, राइट? पहली बार इस तरह का हुआ, पूरा देश तिलमिला उठा यार। और इसी फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन के ऊपर ये गीत पिक्चराइज किया कि मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं देखूं मदीना। तो मदीने वाले ने अमिताभ बच्चन को बचाया हो, कि सिद्धि विनायक ने बचाया हो, कि तथागत बुद्ध ने बचाया हो, ये महावीर ने बचाया, कि कृष्ण ने बताया, शंकर ने बताया, हनुमान ने बचाया, अमिताभ बच्चन बच गए और बन गई कुली। आगे बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो बन गया स्टार 1983 में, लेकिन जिसका पर्सनल नंबर 3 बस्ती से लेकर बांद्रा तक हर भिखारी, हर फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे के पास था। कौन था वो, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। तो जनाब शुरू करते हैं 1983 की बात और सुनाते हैं एक नौजवान के हीरो बनने की कहानी। सुभाष घई एक फिल्म प्लान कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें तलाश थी एक नए चेहरे की। फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट, हीरो, उनको एक नया लड़का चाहिए था। और जाहिर है सुभाष घई बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उनको कॉन्फिडेंट था कि जिसको वो लॉन्च करेंगे वो बन जाएगा सुपरस्टार। तलाश शुरू हो गई। किसी ने उनको कहा कि एक लड़का है, छोटा सा रोल किया है, देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में छोटा सा विलन का रोल किया है। वैसे वो चार मीनार सिगरेट की एड भी कर चुका था। सुभाष घई ने इस लड़के को बुलाया, मुलाकात हुई और साइन हो गया ये लड़का एक नई फिल्म के लिए, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुभाष घई। लड़का बन गया हीरो, क्योंकि फिल्म का नाम भी था हीरो। जी जनाब, तो अब आप तो समझ गए होंगे कि मैं किस हीरो की कहानी कह रहा हूं। तो जैकी श्रॉफ की बात, बिल्कुल जैकी श्रॉफ की कहानी कह रहा हूं। जैकी श्रॉफ के पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष का काम करते थे। ये लोग वाल्केश्वर के इलाके में रहते थे, वहीं पे पले बढ़े। इसका एक भाई था। भाई की अकस्मात निधन ने, जयकिशन नाम था, जयकिशन श्रॉफ। जयकिशन श्रॉफ से इलाके के थोड़े से रंगबाज हो गए थे, तो जग्गू दादा कहलाने लगे थे। तो जयकिशन ने जब भाई की दुखद मृत्यु देखी तो मन टूट गया और भाई के काम को संभाल लिया। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, जिंदगी संघर्ष भरी थी। एक दिन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ जग्गू दादा, एक आदमी टकरा गया। आदमी ने गौर से देख लिया होगा कि खूबसूरत है, तो नौजवान जग्गू दादा से बोला, एड में काम करेगा, कमर्शियल में? तो जग्गू दादा ने कहा, सब कुछ कर लूंगा, पैसे दोगे? जी सही बात है। और इस तरह से जग्गू दादा को पहला असाइनमेंट मिला चार मीनार सिगरेट के ऐड करने का। लाइफ आगे बढ़ती चली गई, लेकिन मन में गरीबों के लिए, क्योंकि खुद उस माहौल में पला बढ़ा था, देखा था गरीबी को, जिंदगी को बहुत नजदीक से, दुखों को अनुभव किया था, कहीं ना कहीं गरीबों के प्रति सेवा करने का भाव इस लड़के के अंदर हमेशा रहा था।
स्टार बनने के बावजूद हीरो रिलीज हुई और आप सब जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत। ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार पाकिस्तान की रेशमा ने गाना गाया था कि हिंदी फिल्म के लिए। गीत संगीत कमाल का था, हीरो रिलीज हुई और हीरो हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म, बहुत बड़ी कामयाबी मिली और यहीं से मीनाक्षी शेषाद्री भी बन गई स्टार, जबकि हीरो उनकी पहली फिल्म नहीं मानी जाती। पेंटर बाबू में इससे पहले आ चुकी थी वो, लेकिन यहाँ से मीनाक्षी बन गई सुपरस्टार और यहीं से जय किशन श्रॉफ बन गया जैकी श्रॉफ द हीरो। लेकिन हीरो बनने के बावजूद, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद, जेब में नोट हजारों लाखों रुपए आने के बावजूद ये अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को नहीं भूला, ना ही भूला गरीबों को। इसीलिए जैकी श्रॉफ का अकाउंट है गरीब लोगों के इलाज के लिए नानावती हॉस्पिटल में। आज भी जैकी श्रॉफ के पैसे से लगभग 100 परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है और मुंबई के 3 बस्ती वाल्केश्वर से पाली ना के पाली हिल के हर भिखारी, हर फुटपाथ पर रहने वाले हर गरीब बच्चे के पास आज भी जैकी श्रॉफ का पर्सनल मोबाइल नंबर है 24/7। आज भी कोई गरीब बच्चा, फुटपाथ पर रहने वाला अर्चिन, गरीब बच्चा, भिखारी जैकी श्रॉफ को फोन पर डायरेक्ट बात कर सकता है। मेरे हिसाब से हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। 1983 की चर्चा हो रही है। 1983 में आई राजेश खन्ना की सौतन, और फिर क्या हुआ बस सुनते रहें। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। नाइन्टी 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 1983 की राजेश खन्ना की सौतन की चर्चाएं करूंगा। सावन कुमार टाक की फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सावन कुमार टाक, स्टारिंग राजेश खन्ना एंड टीना मुनी। तो आज हमारे दर्शकों में जो स्टूडियो के हमारी लाइव ऑडियंस है, इसमें नितिन गोस्वामी जी बैठे हुए। नितिन गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। नितिन जी, आप बताइए, क्योंकि आपने सावन जी को इस फिल्म के सिलसिले में इंटरव्यू किया है। जी जी जी, जी। तो क्या सौतन के बारे में सावन जी ने मुझे बताया था कि ये वो समय था जब सौतन उन्होंने प्रपोज की थी राजेश खन्ना जी को, काका जी को। उस वक्त जो है 7-8 साल से कोई फिल्म उनकी चली नहीं थी। जी जी। तो वो बड़े घबराए हुए थे को लेकर के कोई अच्छा सब्जेक्ट मिले जिसकी वजह से उनका वापस से अच्छे तरीके से कमबैक हो। तो उन्होंने कहानी सुनी, ठीक ठाक लगी उनको, उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं, यस। उन्होंने यस कर लिया। उनके अपोजिट जो है पहले टीना जी को नहीं ले रहे थे, लिया गया था जीनत अमान जी को। फिक्स हो गई जीनत अमान जी, डेट्स वेट्स भी ले ली और उनके जो है कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब बन चुके थे। वो सब बनने के बाद जो है जीनत अमान जी जो है मना कर दी। क्यों? रीजन कुछ? रीजन ये था कि उन्होंने कहा कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो फिर जो है वापस से क्राइसिस आ गया कि अब किसको लिया जाए, क्या है। तब राजेश खन्ना जी ने जो है ये नाम सुझाया कि आप उनसे बात करो, वो कर लेंगी। तो टीना जी से बात हुई, यस हो गया सब कुछ। और उसकी फिल्म की शूटिंग जो है की गई थी मॉरिशस के अंदर। बड़े अच्छे अच्छे गाने थे, सब कुछ था। एक बीच का उन्होंने गाना जो सब शायद यस, वो मॉरिशस, ये वो फिल्म थी, सॉरी आपकी बात नहीं काट रहा था, जिसने मॉरिशस को अट्रैक्शन बना दिया मुंबई फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए। यहीं से शुरुआत हुई दरअसल, मॉरिशस जाने लगे, जिनमें से 2 फिल्में मैंने भी शूट की हैं, मैं आपको बताऊंगा। जी जी। फिल्म पूरी बन चुकी थी, तब बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि राजेश खन्ना साहब ने ये फिल्म जो है अपने 2-4 खास जिन लोगों से सलाह लेते थे वो उनको दिखाई। फिल्म का जो है ओवरसीज़ की डिलीवरी जाने वाली थी 2 दिन के बाद में, और रात को उन्होंने जो है फिल्म 1-2 लोगों को दिखाने के बाद सावन जी को कॉल किया और उनको बुला करके कहा कि भैया आ जाओ। तो वो गए कि क्या हुआ सर? तो उनका यार मैंने दिखाया है ये 1-2 लोगों को, मेरे ख़ास लोगों को फिल्म, और उन्होंने कहा है कि इसका जो एंड है, क्लाइमैक्स है, वो चेंज कर दो, वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपका जो स्टार वाला हिसाब है ना उसमें बैठता नहीं। क्यों?
उसमें शायद फिल्म में मर जाते हैं ये है, तो बोला आपके साथ फेवर में नहीं है। अच्छा तो सावंत जी के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा सर परसों तो मेरी जो है वो डिलीवरी है, ओवरसीज में जा रही है फिल्म और दिल्ली में इसका प्रीमियर है बुधवार को, मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं ये तो करना पड़ेगा। इस बात पे गर्मा गर्मी हो गई थोड़ा सा। तो सावंत जी ने भी कहा कि देखिए सर मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी मैंने वैसी की वैसी शूट की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और किया हो, तो मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। बुधवार को अपना प्रीमियर है दिल्ली के अंदर, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये कह करके वो निकल आए। सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, सावंत जी को घबराहट हो रही कि आ ही नहीं रहे, फोन भी नहीं आ रहा। तो मंगलवार की रात को फोन आया कि सावंत मैं आ रहा हूँ। अच्छा राज तो काका जी ने फोन करवाया कि मैं आ रहा हूँ, चलिए दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में होटल में बैठे हुए हैं, शाम को प्रीमियर है, तो सुबह से सारी बातचीत हो रही है, दोपहर तक तैयार व्यार होने की बात हो गई। तो दोपहर में फिर वो बोले कि नहीं यार ऐसा करो तुम लोग चले जाओ, तुम और टीना चले जाओ, मैं होटल में ही बैठूंगा, मुझे तुम आकर के बता देना। तो उन्होंने कहा काका जी क्या कर रहे हैं आप, पहले आप आ नहीं रहे थे, अब आप आ गए हैं और अब नहीं। नहीं मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद उनका ठीक है। फिर 5 बजे जब टीना जी और सावंत साहब नीचे तैयार होकर के लॉबी में आ गए होटल के, तब देखते हैं तो ऊपर से बिल्कुल तैयार होके फिर से काका जी आ रहे हैं। दिमाग का कुछ दिल है कि मानता नहीं। तो वो निकले कार के अंदर, और कार से जब जा रहे थे तो जिस पिक्चर हॉल के अंदर ये प्रीमियर होने वाला था वहाँ से लेकर 3-4 किलोमीटर दूर तक वो बोल रहे थे कि इतनी पब्लिक थी इनको देखने के लिए और इसके लिए, तो फिल्म की इतनी पब्लिसिटी हो चुकी थी, तो उसको देखकर वो बड़े खुश हो गए। खुश होने के बाद जब थिएटर के अंदर गए, फिल्म चली थोड़ी सी, उसके बाद जब फिल्म चली और इनको इनवाइट किया गया इंटरवल में बोलने के लिए, तो इन्होंने अपना डायलॉग नहीं बोला, प्रेम चोपड़ा साहब का एक डायलॉग बोला था। उसके बाद इंटरवल के बाद वो वहाँ से निकले और निकल के जा ही रहे थे, फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, उन्होंने कहा यार रुको ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखेंगे बालकनी में और बाकी की फिल्म का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऊपर चले गए। ऊपर जाकर के इंटरवल के बाद से लेकर के पूरी फिल्म काका जी ने जो है वो खड़े होकर के देखी थी बालकनी में, बालकनी के अंदर। वाह, इतने वो थे। और पूरा पब्लिक का रिस्पॉन्स देख के उनको लगा, क्योंकि बहुत समय बाद उनको ये फिल्म मिली थी, इस तरह का पॉपुलैरिटी उनको फिट हुई थी ये फिल्म। मॉरिशस को बहुत प्रोमिनेंट बना दिया उन्होंने शूटिंग लोकेशन के हिसाब से। उससे पहले एक फिल्म शूटिंग हुई थी वहाँ पर, सोना चांदी या काला सोना इस तरह की कोई फिल्म थी, संजय खान की फिल्म थी, मैंने वो फिल्म शूटिंग की थी। लेकिन उसके बाद तो पूरा का पूरा एक चलन चल पड़ा। मॉरिशस में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें भी 2 फिल्मों में मैंने भी काम किया वहाँ पर। चर्चा में है साल 1983, 1983। जी सर, इस साल आपकी भी तो आमद हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मेरी 2 फिल्म रिलीज। देखिए मैं, ये हमारा प्रोग्राम तो हीरोज की बात करता है, बड़े बड़े हमेशा दूसरों का सुना रहे हैं, और ये वक्त वो आया है जब आपकी खुद की फिल्म रिलीज हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी फिल्म के बारे में क्या क्या बताएंगे, इंटरेस्टिंग किस्से जो। जी जरूर बताऊंगा आपको भी और 92.7 बिग एफएम सुनने वालों को भी। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। हमारा प्रोग्राम सुहाना सफर विद अनु कपूर एक ऐसा प्रोग्राम है जो फिल्मी नगमे तो सुनाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी ट्रिविया, जो भी स्टोरी, जो भी बातें कही जाती हैं, उनके पीछे छुपी है बहुत मेहनत, कड़ी रिसर्च। तो यहाँ पर जो भी होगा बहुत ऑथेंटिक होगा। इसलिए आज आप अगर पूछना चाहें तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है इस तरह से कभी। मैं, देखिए हम तो बड़े बड़े हीरो की बात करते हैं, मैं तो मामूली सा एक, मुझे पता भी नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता था कि नहीं बनना चाहता था। मुझे कोई एक्टर बनने का कोई शौक नहीं था। जी पूछिए, आपको जो पूछना है। सर मंडी के बारे में कुछ बताएं। देखिए मंडी मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी। अप्रैल 1982 में मुझे श्याम बाबू साहब का एक लेटर मिला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसके लिए तुम्हारा नाम कंसिडर किया जा रहा है। मैं तब दिल्ली में रहता था, फ्रीलांसिंग करता था। 25 जून 1982 को
मुझे प्रकाश झा का मैसेज मिला कि तुम्हारे भाई रंजीत कपूर तुम्हें याद कर रहे हैं तो तुम चले आओ। 28 जून 1982 को 28 जून 1982 को मैं वहाँ से चला पश्चिम एक्सप्रेस से। तो मुंबई में मेरा आगमन हुआ 29 जून 29 जून 1982 को। तो इस साल मैंने 31 साल पूरे कर लिए। क्या बात। हाँ जी। अच्छा, अभी श्याम बेनेगल साहब से मिला मैं और उन्होंने कहा कि आपका ठीक है और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। फिल्म आपने कितने में साइन? 7,500 रुपये में। 7,500 रुपये में जी। और उन्होंने मुझे 1,000 रुपये का जो चेक दिया था, तो मेरा तो मुंबई शहर में अकाउंट भी नहीं था। तो ये चेक मैंने जाके 2 या 3 महीने के बाद जब मैं दिल्ली गया तो मैंने जमा करवाया बंगाली मार्केट के पंजाब नेशनल बैंक में। मेरा अकाउंट हुआ करता था, है ना मेरा। जी जी। तो वहाँ पे मेरा पहला चेक, मंडी का चेक वहीं पे जमा हुआ था। और मंडी मैंने मुंबई शहर की पहली कमाई मेरी हुई थी गांधी फिल्म की डबिंग कर। एक छोटा सा कैरेक्टर था, उसकी डबिंग मैंने की थी 25 अगस्त 1982 को, 25 अगस्त 1982 को। और उसके बाद मुझे जो पैसे मिले थे 2,000 रुपये मिल गए थे। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे। मैं कैफ़ी साहब और उनकी मिसेज़ और इन सब घर के लोगों के लिए 56 रुपये का गज़ेबो से पेस्ट्रीज़ मैंने ख़रीदी थी। और लिंकिंग रोड से जुहू पृथ्वी थिएटर तक मैं पैदल चल के आया था इस जोश के अंदर। बहरहाल, और 1-2 दिन के बाद शबाना जी की मदर मुझे लेके गई थी कैंप्स कॉर्नर। वहाँ से मैंने एक पैंट ख़रीदी थी, एक शर्ट ख़रीदी थी, इस तरह। हाँ, और 29 अगस्त को एग्जैक्टली मुंबई आने के 2 महीने बाद ट्रेन से हम लोग निकल गए थे हैदराबाद। पहुंचे थे 30 अगस्त को। और मैंने पहला जो शॉट दिया था मंडी फिल्म का वो था 2 सितंबर 1982 को। श्याम बेनेगल पूरे मुंबई के जो कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री के, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, कुलभूषण खरबंदा, सईद जाफरी, नीना गुप्ता, पंकज कपूर, इला अरुण, बासु भट्टाचार्य का लड़का, बड़े बड़े लोगों को सबको लेके चले गए थे। मंडी फिल्म में हिंदुस्तान के टैलेंट की क्रीम आपको मिलेगी जो श्याम बेनेगल साहब लेके चले गए थे। मैंने पहला शॉट 2 सितंबर को मौलाली में दिया था। हैदराबाद के पास एक जगह है मौलाली, वहाँ पे पहला शॉट दिया था। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। स्वर्गीय अमरीश पुरी जी ने, उन्होंने कहा बेटा तेरे पैर के वो अच्छा नहीं लग रहा, नए जूते लग रहे। तो अपने हाथ से मेरे जूतों को उन्होंने घिसा था। आप किसी सीनियर का जेस्चर देखिए, महानता देखिए अपने छोटे के लिए, दबाना नहीं बल्कि आगे बढ़ा। तो मैं अपने जो बेस्ट सीनियर हैं उनमें डैनी डेंगजोंगपा और अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन को अपना बेस्ट सीनियर मानता हूं मैं। भगवान आप सबको वैसे ही सीनियर दे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी का। सो इस तरह से मंडी बनी। और मंडी के दौरान हम लोग क्या उधम किया करते थे, बसेज में जाते थे, डांस गाना करते। यहाँ से चारमीनार एक्सप्रेस जब चली है 29 अगस्त 1982 को, तो मैं निकला, अनिल चौधरी साहब के घर पे था। वहाँ पे मैं और मेरे साथ रैना साहब थे, के रैना साहब। हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी पकड़ के हम जुहू एयरपोर्ट के ऊपर गए। वहाँ से पंकज कपूर साहब के जीजा जी वहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे, उस टैक्सी में पंकज कपूर साहब को बिठाया और वहाँ से फिर वाकोला गए। वहाँ से अंकुर बिल्डिंग से सतीश कौशिक साहब को लिया और हम लोग पहुँचे सीधे वीटी के ऊपर। तो 2 घंटे वेट करना पड़ा, ट्रेन लेट हो गई थी। और डब्बे में जाते ही मैंने और सतीश कौशिक साहब ने, मैंने कहा भाई पत्ते वत्ते खोलो, पत्ते वत्ते चलने लगे। और सारे के सारे लोग, हम लोग हैदराबाद पहुंचते पहुंचते यूनिट के एंटरटेनर बन गए थे। यूनिट 8 फिल्म वालों को पत्ते खेलना हमने सिखाया। फिर वॉलीबॉल चलती थी वहां पर। और बहुत बहुत हैदराबाद, भोनगिर में भी शूटिंग हुई। भोनगिर के लड़कों के साथ हमने मैच किया, मैं कैप्टन बना और हम लोग जीते वॉलीबॉल का। इस तरह से बेनेगल ब्लू बॉयज, इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। और जब मुझे वहीं पे रहते हुए पहली फिल्म मिली, जावेद साहब ने मुझे कहा कि बेताब एक फिल्म लिख रहा हूँ और तुम चले आओ। सो मैं 22 अक्टूबर को 1982 को मुझे पहली बार श्याम बेनेगल की प्रोडक्शन ने हवाई जहाज़ में बिठाया मुझे। और हैदराबाद एयरपोर्ट पर सतीश कौशिक, अथर नवाज और स्मिता पाटिल मुझे छोड़ने आए थे। स्मिता पाटिल, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। स्मिता पाटिल ने, मैंने कहा स्मिता मुझे कहीं पहली बार बैठ रहा हूँ, मुझको गड़बड़ नहीं हो जाए, उल्टी नहीं हो जाए। तो उसने सॉब राइड करके एक टैबलेट डॉक्टर देशमुख से, देश पांडे थे, उनसे मंगा के मुझे सॉब राइड दी थी। आई विल नेवर फॉरगेट दैट। और मंडी रिलीज़ हुई 1983 में। ये मेरी फिल्म पहली रिलीज़ नहीं थी, पहली रिलीज़ मेरी थी बेताब। बेताब की शूटिंग मैंने स्टार्ट की है 1 नवंबर 1982 को बेंगलोर के पास रामनगरम में।
मुझे बेताब का जो साइनिंग अमाउंट था, ये सनी के फूफा जी जो हैं विक्रम सिंह देहल, उन्होंने, जहाँ पे भी सनी सुपर साउंड है ना, वहाँ पे एक छोटा सा शैक हुआ करता, बंगला हुआ करता सफ़ेद कलर का धर्मेंद्र का, वहाँ से मेरे पहला साइनिंग अमाउंट लिया। तो विक्रम जी भी बड़े प्रेमी आदमी हैं। तो इस तरह से बेताब का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन मंडी के अंदर बिल्कुल इतना इमोशनल अटैचमेंट था हम सब लोगों का कि मैंने बेताब की शूटिंग जब मेरी स्टार्ट हुई बेंगलोर में, तो मैंने श्याम बेनेगल साहब को लेटर लिखा था कि श्याम भाई मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे मालूम नहीं मेरे करियर का क्या होगा, लेकिन मुझे मंडी की अपनी पूरी यूनिट की याद आ रही है, मैं बहुत अकेला महसूस यहाँ पे कर रहा हूँ। श्याम भाई ने मुझे उस लेटर का जवाब भी दिया, वो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा। 1983 में एक फ्लॉप एक्टर बन गया आला दर्जे का डायरेक्टर। कैसे, कब और कहां, वो सब थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। चेतन आनंद, देवानंद, विजय आनंद के भांजे इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद मुंबई आए और चढ़ गया जुनून फिल्मों का। मामा जी की फिल्म में काम किया और इधर उधर ब्रेक ढूंढने की कोशिश में लगे रहे कि कोई एक प्रॉपर ब्रेक मिल जाए, बन जाऊं हीरो और छू लूं आसमान की ऊंचाइयों को, स्टारडम को हासिल कर लूं। लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। इसी दौरान दोस्ती हो गई शबाना आज़मी के साथ। शबाना आज़मी को मालूम था कि एक्टर तो ऐसे ही हैं, लेकिन बंदा इंटेलिजेंट है। तो शबाना आज़मी ने कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया कि शेखर बन जाओ तुम डायरेक्टर। तो एक नाकामयाब एक्टर की कोशिश शुरू कर दी शबाना आज़मी ने डायरेक्शन की फील्ड में। इसका नाम था शेखर कपूर। यहीं इनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त के ब्रदर, जो एक ऑफ बीट किस्म की फिल्म प्रोड्यूस करने के चक्कर में थे। शेखर कपूर ने देवी दत्त को एक फिल्म की कहानी सुनाई और देवी दत्त ने कहा मुझे तो बहुत अच्छी लगी, चलो मिलकर बात करते हैं फाइनेंसर से। देवी दत्त लेके पहुंचे शेखर कपूर को कि फाइनेंसर को नरेट कर दें स्टोरी। शेखर कपूर ने जब नरेशन देना शुरू किया फाइनेंसर को, 5 मिनट के अंदर शेखर ने और देवी दत्त ने रियलाइज किया कि बोर्डम के मारे फाइनेंसर साहब सोने लगे हैं, झपकियां मारने लगे, बीच बीच में खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं। देवी दत्त घबरा गए और उनसे ज्यादा घबरा गया शेखर कपूर। लेकिन इसी दौरान शेखर कपूर के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने साथ दिया और शेखर कपूर ने ऑब्जर्व किया कि इस फाइनेंसर के ऑफिस में लगी हैं कई तस्वीरें छोटे छोटे मासूम बच्चों की। शेखर ने अंदाजा लगाया कि जरूर ये फाइनेंसर बच्चों को बहुत प्यार करता है, इसके मन में कमजोरी है। बच्चे तो हम सबकी कमजोरी हैं, लेकिन ऑफिस में बच्चों की तस्वीर, ये ह्यूमन साइकी होती है, ह्यूमन साइकी का एनालिसिस होता है, जो मेरे हिसाब से उस वक्त शेखर कपूर ने किया होगा। और तुरंत शेखर कपूर ने जो कहानी सुनाने आया था उसको रोक दिया और इमीडिएटली उसके दिमाग में एक कहानी आई, एक कृति आई, जिसे लिखा था एरिक सेगल ने। नॉवेल का नाम था मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। और ये कहानी ब्रीफली, रफली उसने फाइनेंसर को सुनाना शुरू की। जैसे जैसे ये, आप जानते हैं मासूम फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, मासूम की जैसे जैसे कहानी, वैसे वैसे उस फाइनेंसर की आंखें खुलती चली गईं और उसके एक्सप्रेशन से ही शेखर और देवी दत्त को लगा कि पार्टी अंदर कर ली गई है। और इस तरह से कुछ ही मिनटों के, कुछ ही क्षणों के, 5 या 10 मिनट के नरेशन के बाद फाइनेंसर ने हां कर दी कि वो देवी दत्त के द्वारा प्रोड्यूस और शेखर कपूर के द्वारा डायरेक्टेड मासूम को फाइनेंस करेंगे। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था, गुलजार ने गीत लिखे थे और शेखर ने शबाना आज़मी को तो लेना ही था, नसीरुद्दीन शाह को लिया, सुप्रिया पाठक को लिया। सुप्रिया पाठक आप जानते हैं नसीर की साली हैं। और
हाँ, ये जो बच्चे का रोल जिसने किया जुगल हंसराज, वो इंटरेस्टेड नहीं लगता था। न्यूट्रामुल एड में उसने काम किया था, लेकिन न्यूट्रामुल एड में काम करने के बावजूद जब शेखर ने उसको या उसके पेरेंट्स को ये रोल नरेट किया तो जुगल हंसराज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जी जी जी, बिल्कुल बात का बिल्कुल। इस तरह से वो बच्चा आया। उर्मिला मातोंडकर की भी ये पहली फिल्म नहीं थी, इससे पहले उर्मिला मातोंडकर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी थी। एक तीसरी बच्ची थी जिसका नाम गुलजार साहब ने सजेस्ट किया था, कानपुर की बच्ची है आराधना, उस बच्ची का नाम था। और कहते हैं कि वो सेट के ऊपर उस 83 में बच्ची वो फैज अहमद फैज के शेर सुनाया करती थी। जी जी, और मुझे जी जी बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत सेंसिटिव कहानी थी और शेखर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, बहुत सेंसिटिव तरीके से इस फिल्म को डील किया है, डायरेक्ट किया है और बहुत अच्छी बेहतरीन कलाकारी का नमूना आपको देखने मिलेगा शबाना आज़मी का, नसीरुद्दीन शाह का। तो इस तरह से एक बेहतरीन फिल्म 1983 में बन के हमारे सामने आई। सईद जाफरी भी हैं इसके अंदर सईद जाफरी भी है। बेहतरीन पैकेजिंग की है और शेखर कपूर के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ मिस्टर इंडिया में। लेकिन जब उस साल की चर्चा होगी तब मिस्टर इंडिया की बात ज़रूर करेंगे। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में आज चर्चा में रहा ईयर 1983। 1983 में यूं तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई, कुछ फिल्मों का जिक्र हमने किया, कुछ नगमे आपके सामने पेश किए, नगमों से जुड़े हुए कुछ हस्तियों की दास्तानें आपके सामने लेकर हम आए इस शो में। अभी शो को एंड करने से पहले, अंजाम देने से पहले 1983 की जो जो फिल्में आई हैं उनके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1983 एक ऐसा साल रहा जब कमर्शियल फिल्म्स तो आईं, लेकिन साथ साथ ऑफ बीट सिनेमा भी काफ़ी अपने उरूज पे था, जवानी पे था। कमर्शियल फिल्मों में 1983 में ही साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री हुई। फिल्म थी अंधा कानून। यहीं से रजनीकांत आए और रजनीकांत के साथ मैंने भी एक फिल्म में काम किया है, हम फिल्म के अंदर काम किया। बड़े कमाल के आदमी। हाँ, मॉरिशस की बात कर रहे थे 1983 सावन जी की। तो मैं मॉरिशस में मैंने ये दूसरी फिल्म मैंने शूट की है। अनिल कपूर की एक फिल्म आई वो 7 दिन। पद्मिनी कोल्हापुरे बहुत बड़ी स्टार थी और वो 7 दिन बापू ने डायरेक्ट की थी। बापू इस फिल्म के निर्देशक थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और बापू के साथ फिर 1986 में मॉरिशस में मैंने फिल्म की। मॉरिशस वो पहली विदेश भूमि थी जिसकी मैंने यात्रा की है भारत छोड़ के। पहला फॉरेन ट्रिप मेरा 1986 में बापू साहब जिन्होंने वो 7 दिन डायरेक्ट की थी उनकी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था दिल जला, स्टारिंग जैकी श्रॉफ। इस कमाल की बात है आज के शो में हमने जैकी श्रॉफ की भी बात की, क्योंकि अब 1983 आते आते तो जब बात करेंगे तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका था, तो अब सारे एक्सपीरियंस मेरे अपने हैं। जाने भी दो यारों की बात करेंगे। कल्ट फिल्म है, अपने आप में माइलस्टोन मारी जाती है। ये फिल्म कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। विधु विनोद चोपड़ा भी इस फिल्म के अंदर है और इस फिल्म के डायलॉग दरअसल मेरे बड़े ब्रदर ने लिखे हैं, रंजीत कपूर ने लिखे। इस फिल्म की कहानी डेवलप करने में भी मेरे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन क्या होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट, पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाता है। वाजिब है ना? आप आज यहाँ ऑडियंस में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ, आप बहुत सारे क्रिएटिव इनपुट दे रहे हैं, आपकी वजह से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अगर मैं आपको क्रेडिट नहीं दूं, लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। लोग तो समझ रहे हैं अन्नू कपूर सब कुछ कर रहा है। नहीं, अन्नू कपूर के जो सामने ला रहा है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है और अन्नू कपूर उन मेहनत करने वालों को अगर मान सम्मान और क्रेडिट नहीं देगा तो मामला बेईमानी का है। ठीक है, तो जाने भी दो यारों की बात चल रही थी। इसमें मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर को जो ड्यू क्रेडिट देना चाहिए था वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिया गया है। कल्ट फिल्म बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, वो है अपनी जगह पर। इसके बाद एक बात करते हैं अर्धसत्य फिल्म की। अर्धसत्य आई थी, ये एक और दूसरे लेवल की, दूसरे दिशा की कल्ट फिल्म है। इसी से आमद हुई सदाशिव अमरापुरकर की।
फिल्म इंडस्ट्री में। इसी से गोविंद निहलानी बन गए। पहली बार ओमपुरी को इतना बड़ा ब्रेक मिला था और उनको मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अर्धसत्य फिल्म के लिए। और मैं आपको बता दूं, उत्सव में जो रोल मैंने किया वो दरअसल ओमपुरी को साइन किया गया था। ओमपुरी को अर्धसत्य की वजह से ये रोल छोड़ना पड़ा, तो गिरीश कर्नाड ने मुझे ये रोल दे दिया उत्सव का। मैंने कहा ना कि अब 1983 की जो बातें निकलेगी वो सब कनेक्शन की बातें निकलेंगी, सनी देओल की बातें निकलें। तब तक मेरा जैकी श्रॉफ के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था। मेरा 1983 तक शेखर के साथ भी इतना इंटरेक्शन नहीं था। डेफिनेटली शबाना आजमी के साथ इंटरेक्शन था, क्योंकि मैं उनके साथ मंडी फिल्म कर चुका था और उनका काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर का। तो जैसे जैसे दूसरे सालों की बात होगी, जो 1983 या 84 या 85 तक, हमारा जो प्रोग्राम है 1955 से 1985 के गीतों का है, संगीत का है, पर्सनालिटीज़ का है, शख्सियतों का है। तो 1983 की चर्चा रही, बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्मों का जिक्र नहीं कर पाए हैं। सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि ये दौर वो था जब आपका जो एक ओरिजिनल नाम था शायद अनिल कपूर था जी। अनिल कपूर से अन्नू कपूर भी शायद हमने सुना है कि आप इसी ईयर में थे। वो क्या बात ऐसी थी कि देखिए, मैं जब आया तो अनिल कपूर वैसे मुझसे फिल्म इंडस्ट्री के मामले में सीनियर हैं, लेकिन अनिल कपूर तो वो हीरो है यार, और हमारे यहाँ तो हीरो तो सुंदर होता ही है, आप समझने की कोशिश। और जो कलाकार है वो बदसूरत होता है और अन्नू कपूर जैसा बदसूरत आदमी तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। तो वो हीरो था, वो अनिल कपूर और मैं अनिल कपूर, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती थी। तो हम दोनों में से किसी को नाम चेंज करना था। वो हीरो है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो गरीब कलाकार को करना पड़ेगा। तो घर पे सब लोग, आप देखिएगा हिंदुस्तान में क्या होता है, अनुराग को, अनुपम को, अनवर को, इन सब लोगों को नाम अन्नू निकनेम बुलाने लगते हैं। तो सब ये शबाना आज़मी वगैरह डिसाइड किया कि अन्नू बुलाते थे सब घर पे, तो अन्नू कपूर ही रख लो। वैसे अन्नू कपूर या पिंचू कपूर, अब क्या कर सकते हैं साहब। अगले जन्म में मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे कोई टैलेंट नहीं चाहिए, मुझे बस सुंदर बना देना यार। सो इस वजह से मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ा। और मंडी का जो पेमेंट चेक मिला था मुझको 1000 रुपये का, वो चेक तो अनिल कपूर के नाम से मिला था, और वो मैंने वही बंगाली मार्केट दिल्ली की ब्रांच में जमा करवाया था, समझे ना। और एक बार क्या हुआ, यश चोपड़ा की एक फिल्म की थी मशाल, उसमें अनिल कपूर भी थे और मैं भी था। तो बाय मिस्टेक अनिल कपूर का एक चेक मेरे पास आ गया। अरे सुनो तो सही, अभी क्या हुआ, अच्छा बात ये 83 की बात, मशाल रिलीज बाद में हुई। तो वो चेक मुझ तक पहुंच गया। तो मैंने कहा यार, मेरी 10,000 रुपए की तो मेरी औकात नहीं है कि चेक मुझे यश चोपड़ा की फिल्म से मिल जाए। बहरहाल मैंने रख लिया। अच्छा अभी क्या हुआ, जाहिर है कि तब तक मेरा अकाउंट इलाहाबाद बैंक जो है ना अपना जुहू गुलमर्ग, वहाँ पे 83 में ही खुला था पहली बार। अन्नू कपूर के नाम से अकाउंट खुला। अनिल कपूर का तो अपना 2 अकाउंट होल्ड करते थे दिल्ली में 400 रुपये पड़े थे। तो इसी बीच में बोनी कपूर पहुंचा, यश चोपड़ा पेमेंट कुछ, तो यश चोपड़ा के अकाउंट सेक्शन में अभी 10,000 रुपए का चेक तो दिया है तेरे को। अब बोनी सोच रहा है कौन सा चेक मिल गया यार। फिर पता चले दिल्ली वाले अनिल कपूर ने। मैंने कहा ना, अब हमारा प्रोग्राम आज उस स्टेज पे उस ईयर में पहुंच चुका है जहां मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, लेकिन जैसे भी हैं मैं लाग लपेट के साथ नहीं सुनाऊंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर।